हेलो गाइस मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू डूइंग वेल एंड येट अगेन लास्ट लेक्चर वाज अ लिटिल एक्सटेंसिव ओम्स लॉ वाला। अच्छा, वेल मुझे नहीं पता हाउ अदर पीपल्स आर टेकिंग अ सिलेबस एंड डेफिनेटली सिंस ऑफ सम ऑफ यू आर गोइंग टू स्कूल, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं प्राइमरीली फोकसिंग ऑन द वीडियोस ओनली, तो दैट्स वंडरफुल। आप लोगों को कामयाबी मिले एंड इफ यू गेट अ रियली गुड ग्रेड मुझे जरूर टैग कीजिएगा, बताइएगा जरूर मुझे, ठीक है? दैट इज व्हाट मैटर्स। अच्छा, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कर लिया था, द सेकंड कॉन्सेप्ट वाज डन, ईएमएफ वाज डन, resistance was done, and then the last lecture about Ohm's law and the working regarding Ohm's law. Although the statements are only three, but yes, it was a little extensive, पूरी डिटेल थी उसमें। अच्छा, now today we'll be starting off with electrical circuits। अच्छा, मैंने कहा इस बात को थोड़ा सा अपने बच्चे हम लोगों के बीच में रहनी चाहिए, तो मैंने ये एलडीआर वगैरह की वर्किंग जो होती है, इनकी अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स जो है, ये मैं आप लोगों को क्या इनकी डायग्राम्स वगैरह होती हैं मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल्स हो गए, बैटरीज हो गई, पावर सप्लाई हो गया, ये पोटेंशियल डिवाइडर्स तो अभी नहीं, बट स्विचेस, रेजिस्टर्स हो गए, हीटर्स हो गए, थर्मिस्टर्स हो गए, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स हो गए, लैंप्स हो गए, एमीटर्स, वोल्ट मीटर्स हो गए, और फ्यूजेस हो गए, डायोड्स हो गए, एलईडीज हो गए, इनकी वर्किंग कर ली है। अभी जो छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, इनके सर्किट सिंबल्स तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे कि भाई ये मैग्नेटाइजिंग कॉइल, जनरेटर, ऑसिलोस्कोप, ये सब चीजों की हम लोगों ने सर्किट्स की नजर तो लगा दी थी, भाई ये होते हैं हमारे पास, चीजें इस तरह बनती हैं, बट इनकी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप नहीं हुई। वो हर चीज वक्त के साथ साथ हो जाएगी, ठीक है? तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट। आप बस लेक्चर्स को डायरेक्टली देखते रहें। मेरा एक सेट पैटर्न है सिलेबस को कराने का, मैं उस पैटर्न पे चलता हूँ मेरी अपने हिसाब से, और उसमें सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज का लेक्चर जरा तगड़ा है बिकॉज टुडे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स लेक्चर नंबर 1 में हम लोग सीरीज एंड पैरेलल का जिक्र करते हैं, ठीक है? एंड ये तो करते ही करते हैं, इससे पहले छोटी 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 चीजें और भी करते हैं अबाउट एन ओपन सर्किट और अ शॉर्ट सर्किट, एंड दो फॉर्मूलाज हैं दैट आई पर्सनली डिस्कस एट दिस पॉइंट, ये क्वेश्चंस में आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले ओपन और शॉर्ट सर्किट की बात कर लेते हैं, ठीक है? देखिए यार, शॉर्ट सर्किट इज वेरी सिंपल। अगर मैं ओपन सर्किट की बात करूं, तो अगर मेरे पास एक सर्किट है एंड दैट सर्किट हैज अ स्विच लगा सकते हैं हम लोग सर्किट में, और ये स्विच अभी ओपन है, तो इस सर्किट को हम लोग ओपन सर्किट बोलते हैं। क्योंकि सर जब ये क्लोज सर्किट हो गया, करंट फ्लो कर रहा है, ओपन सर्किट जब करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ओपन सर्किट तो बहुत सिंपल है। व्हेन स्विच इज ओपन and current cannot flow, it's called an open circuit. Similarly, अगर स्विच ऑफ होगा, स्विच बंद होगा, क्लोज होगा, एंड द करंट कैन फ्लो, इट वुड बी कॉल्ड एज अ क्लोज सर्किट। अच्छा सर, नाउ लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एक वायर है, एंड देन लेट्स अज्यूम कि एक और वायर है, एंड लेट्स अज्यूम कि यहां पे एक स्विच है। सर मुझे बताएं कि और क्लियर हो जाए ना, अभी ये स्विच बंद है, अपना सर्किट चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा, बेहतरीन। अगर ये स्विच मैं क्लोज करूं तो क्या होगा? सोचो, लेट्स थिंक अबाउट दैट 10 सेकंड्स कि स्विच क्लोज करने पे क्या होगा। सोच लिए। अगर आपके जहन में यह आंसर आया कि सर दोनों सर्किट चलेंगे या कुछ भी नहीं होगा, तो आप गलत है। जैसे ये स्विच बंद होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है कि एक ऐसा रास्ता करंट को मिल गया, करंट गॉट अ वे जिसके अंदर हमारे पास बहुत कोई रेजिस्टेंस नहीं, सी कि कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई कंपोनेंट ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब वोल्टेज बैटरी से आए और बगैर कंज्यूम हुए वापस चले आए,
ऐसी सिचुएशन को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, जब हमारे पास एक ऐसी वायर जो जीरो रेजिस्टेंस या वेरी लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे एंड द वोल्टेज रिटर्न बैक्स टू द बैटरी, दैट इज नोन एज अ शॉर्ट सर्किट. व्हेन voltage is not consumed and returns to the power supply. इसको हम लोग क्या बोलेंगे बॉस? शॉर्ट सर्किट बोले. ठीक है, ये हो गई सर छोटी सी अंडरस्टैंडिंग्स. अच्छा, देयर आर टू फॉर्मूलाज. मैं सीरीज पैरेलल से पहले ये फॉर्मूलाज कराऊंगा जस्ट इन केस के अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाए. इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है, देख, बेसिकली पावर इज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, एंड द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट. सो P इज इक्वल्स टू VI. ये ही फॉर्मूला है. अगर कोई वो I स्क्वायर R V स्क्वायर ओवर R कर रहा है, वो नहीं है अब अलाउड. P इज इक्वल्स टू VI मार्क्स स्कीम में आता है, रिसेंट पेपर कोई भी उठा के देखें, ये बहुत जरूरी है. एंड देन we have got a formula for electrical energy, that is E is equals to VIT, voltage current into time, work done per unit charge that flows in a circuit is called energy, and then energy is voltage into current into time. दो formulas बताए, power is equal to VI, power is equals to voltage multiplied by current, and then energy is equals to voltage multiplied by current multiplied by time. अब तक हम लोग कौन कौन से फॉर्मूला कर चुके? हमने सबसे पहले करंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ईएमएफ का फॉर्मूला और वोल्टेज का, दोनों का एक ही फॉर्मूला था, एक ही लिख देता हूं. वोल्टेज का एक फॉर्मूला हम लोगों ने करा था, वर्क डन ओवर चार्ज. पूरा क्यों लिख रहा हूं? यहां पर इसको एनर्जी ओवर चार्ज भी कहते थे. ठीक है, फिर हम लोगों ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला करा, V ओवर I, और V इज इक्वल टू IR, जो ओम्स लॉ में किया था. अभी हम लोगों ने पावर इज इक्वल्स टू VI एंड E इक्वल्स VIT, जिसमें T इज टाइम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स. ये वाले फॉर्मूलास हम लोग अभी कर चुके हैं. लास्ट इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ यूजफुल एनर्जी आउटपुट over total energy input multiplied by 100. And then similarly efficiency का जो दूसरा फॉर्मूला है वो पावर की टर्म्स में भी आता है. यूजफुल पावर आउटपुट टोटल पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100. इनकी अंडरस्टैंडिंग और वर्किंग अभी हम लोग डिस्कस करते हैं. फिलहाल पावर वाले क्वेश्चंस की एक दो वर्किंग देख लेते हैं, क्योंकि वो जरा थोड़ा सा उसमें टेक्निकलिटी है, तो देख लेते हैं इन दो क्वेश्चंस को. दो क्वेश्चंस मैंने हमेशा रखे होते हैं यहाँ पे, सिर्फ पहले ही पेज पे दो क्वेश्चंस हैं मैंने रखे हुए, इसलिए वैसे थे कि यार ये जो पावर वाली वर्किंग है ना, ये थोड़ी सी क्लियर हो जाए. अच्छा, अक्टूबर नवंबर के रिसेंट क्वेश्चंस हैं. बोलता है द पावर 40 वॉट हीटर कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सप्लाई. तो आपने कहा P इज इक्वल्स टू VI. पावर हमारे पास वॉट्स में मेजर होती है, कितनी बताई हुई है, और हमें सवाल में रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर निकालनी. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन करंट. हमारे पास वोल्टेज तो है बट करंट नहीं है, रादर वी हैव पावर. तो हम पावर के फॉर्मूला से सबसे पहले करंट निकाल लेंगे, which is going to be 3.33. तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.6 ohms. सेम क्वेश्चन वन मोर टाइम, 2024 दूसरे वेरिएंट का है. वो पावर दी हुई, वोल्टेज दिया हुआ, रेजिस्टेंस निकालनी है. आपने कहा रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट. वी हैव गॉट वोल्टेज बट वी डू नॉट हैव द करंट, तो हम पावर इज इक्वल्स टू VI करेंगे. पावर 24 है, वोल्टेज 12 है, करंट नहीं पता, दैट विल बी 2 एम्पियर्स. रेजिस्टेंस की फॉर्मूले में वोल्टेज एंड करंट
6 ओम्स रेजिस्टेंस आ जाएगी। दिस इज हाउ यू आर गोना बी यूजिंग दिस। बाकी दोनों फॉर्मूलाज की वर्किंग अभी आस्ते आस्ते डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, द सर्किट्स वाला पार्ट। सर अब जरा ना कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। लेट्स टेक अ लैम्प, लेट्स टेक अ लैम्प, let's take another resistor, let's take another resistor, सर ये एक सीरीज सर्किट है। कौन सा सर्किट है? सीरीज सर्किट है। सेम चीज देखिएगा, बैटरी लगाई दो, लैंप, रेजिस्टर, रेजिस्टर, take a wire, सेम कंपोनेंट्स देखिएगा, गौर कीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टार्टिंग विथ सीरीज देन कमिंग टू पैरेलल। पहले सीरीज पे बात करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ऐसे मजा नहीं आएगा। ऊपर आप देख रहे हैं एक सीरीज सर्किट है। वी हैव गॉट 3 कंपोनेंट्स। एक रेजिस्टर है 20 ओम्स का, एक रेजिस्टर है 30 ओम्स का, और एक लैंप है 10 ओम्स का। सिमिलरली नीचे भी एक रेजिस्टर 20 ओम्स का है और एक 30 का होगा। एग्जैक्टली आइडेंटिकल कंपोनेंट्स, एग्जैक्टली आइडेंटिकल कंपोनेंट्स, एग्जैक्टली आइडेंटिकल बैटरीज। ये भी 18 ओम वोल्ट की है, ये भी 18 वोल्ट की बैटरी। सर्किट में चीजें भी सेम, तारे भी सेम, हर चीज सेम। एक सीरीज है और एक पैरेलल। पहले तो समझे सीरीज क्या है। सीरीज सर्किट वो सर्किट है जिसमें सारे कंपोनेंट्स एक लाइन में कनेक्ट, ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन लाइन। अच्छा, सबसे पहले सर सीरीज सर्किट में एक चार्जेस को, करंट को, एक फ्लो ऑफ चार्ज है, उसको हर एक रेजिस्टर में से गुजर के जाना पड़ेगा। द चार्ज हैज टू पास थ्रू ईच एंड एवरी रेजिस्टर। देयरफॉर सीरीज में हर पॉइंट पे करंट की वैल्यू सेम आती है। यू कैन सी 0.3, इधर भी 0.3, इधर भी 0.3, इधर भी, हर जगह 0.3, 0.3, 0.3। तो सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू हर जगह क्या आती है? सेम आती है। तो इन अ सीरीज सर्किट करंट इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट रिमेन्स द सेम। अगर मैं यहां पे एमीटर लगाऊंगा, या ये ही एमीटर मैं यहां पे लगाऊंगा, तो क्या वो अलग रीडिंग देगा? नहीं, एमीटर हमेशा क्या रीडिंग देगा? सेम रीडिंग देगा। तो अगर मैं सीरीज सर्किट में एमीटर 1, एमीटर 2, एमीटर 3, तो हर पॉइंट पे करंट क्या है? सीरीज में सेम है। तो हर पॉइंट पे एमीटर क्या रीडिंग दे रहा होगा? सेम रीडिंग दे रहा होगा। क्यों? सर क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट क्या रहता है? सेम।
सीरीज सर्किट में करंट क्या रहता है? सेम. तो इन अ सीरीज सर्किट करंट इन एवरी कंपोनेंट रिमेन्स द सेम. हर कंपोनेंट में करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो थ्रू आउट करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा. कहीं पे भी एमीटर लगा दूं मुझे आंसर सेम मिले. मैं उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होती है. पहला जुमला, इन सीरीज सर्किट टोटल करंट इन द सर्किट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. जो टोटल करंट है दैट इज गोइंग टू बी द I1, I2, I3. हर पॉइंट पे करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा. जो लेक्चर कंप्लीट सुन रहा है उसकी तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो सब सवाल कर ले. मूविंग ऑन. अगली बात, अब आ रहे हैं वोल्टेज. बैटरी वोल्टेज दे रही थी सर 19 वोल्ट्स और 18 वोल्ट्स. ये टोटल वोल्टेज हमारे पास कुछ एतबार से ईएमएफ कहलाता है. टोटल वोल्टेज इज ईएमएफ, ये बात सबको पता है. सर हर कंपोनेंट अपना अपना वोल्टेज कंज्यूम करेगा. हर कंपोनेंट. बैटरी कितना है? 18 वोल्ट. देखिएगा फिलामेंट लैंप कितना वोल्टेज खा रहा है? 3 वोल्ट खा रहा है, तो 3 प्लस. रेजिस्टर कितना खा रहा है सर? 6 प्लस. ये वाला रेजिस्टर कितना खा रहा है सर? 9 प्लस. तो टोटल 18 हो गया. मतलब इन सारे वोल्टेजेस का जो सम है दैट इज गोइंग टू बी, सारे वोल्टेजेस का जो सम है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द ईएमएफ. तो सीरीज सर्किट में सारे वोल्टेज का जो सम होगा वो टोटल ईएमएफ के बराबर हो जाएगा. ये बात भी क्लियर होती. और सर जो सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. मेरे पास पहले फिलामेंट लैंप की रेजिस्टेंस 10 थी, तो 10 ओम्स. एक रेजिस्टर की 20 ओम्स थी और एक की 30 ओम्स थी. चेक भी कर लेते हैं. 10, 20, 30. तो जो टोटल रेजिस्टेंस मेरे प्यारे सर्किट की है ना दैट इज 10 प्लस 20 प्लस 30 विच इज 60 ओम्स. ये हमारी सीरीज की रेजिस्टेंस. 3 बातें बताई. सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट थ्रू आउट सेम रहता है, एंड रेजिस्टेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. ये वर्किंग हो गई हमारे पास एक सीरीज सर्किट की. अब एक कॉन्सेप्ट जो जरा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अगर एग्जामिनर आपको बोल दे कि आपने R1 में करंट निकालना है, तो आप अगर V इज इक्वल्स टू IR लगा रहे हैं एंड यू आर यूजिंग द वोल्टेज जो हमारा EMF है, लेट्स सपोज अभी हम लोग जो सर्किट ड्रॉ कर रहे थे उसमें EMF 18 वोल्ट, तो आप I निकालने के लिए यहां 20 नहीं लिख सकते. If they are asking, the examiner is asking for the current in R1 and you are using the total voltage, तो mark my words, total voltage अगर आप यूज कर रहे हैं then use total resistance. तो अगर मैं 20 नहीं, rather I would be using 60 ohms. तो अगर मैं 18 डिवाइडेड बाय 60 करता तो जो मेरा करंट आता दैट आई गेस आई एम गेटिंग ए 0.3 एम्पेयर्स. तो मेरा जो करंट है दैट इज 0.3. आपने अभी देखा भी था. तो मेरा अगर मैं R1 में इस रेजिस्टर में करंट निकालता, इसमें निकालता, तो करंट तो सेम है ना. हाँ, मैं इसके रेजिस्टेंस क्या कभी यूज नहीं. अगर मैं
देखो मैं अगर वोल्टेज इसका यूज करूं, हाँ लेट्स सपोज सीरीज सर्किट में मैं बोलूं नहीं सर मैं ये वाला वोल्टेज, इसका वोल्टेज 6, तो फिर तो ठीक है। अगर आप रेजिस्टर का वोल्टेज यूज कर रहे हो और आपके पास रेजिस्टर की रेजिस्टेंस भी है, जैसे इसकी 20 और 6 है, तो अगर मैं रेजिस्टर का वोल्टेज यूज कर रहा हूं जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है और उसकी रेजिस्टेंस, तो करंट बिल्कुल सही आएगा। पर ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपने रेजिस्टर के करंट के लिए टोटल वोल्टेज यूज कर ली, ये नहीं हो सकता। रेजिस्टर के वोल्टेज मतलब रेजिस्टर की करंट के लिए टोटल वोल्टेज नहीं, फिर ये जिसका वोल्टेज अब वो नहीं पता तो क्या करेंगे, फिर टोटल यूज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। अब हुआ क्या था, अभी जो है चले बात कर ही रहे हैं तो एक छोटी सी एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। रीसेंट एग्जाम्स का ही पेपर है यार, इतना भी नहीं है, बस बच्चों ने बड़ी गलती की। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड एंड वेरी सैड एज वेल। अब वैसे भी एक पार्ट इसका करा रहा हूं मैं जून 23 का, कि क्वेश्चन पेपर में ये आया, फिगर 3.1 shows a circuit containing 3 resistors सीरीज में लगे हुए, लाजमी सी बात है। तो कैलकुलेट द करंट इन 400 ओम रेजिस्टर। अब मैंने देखा यहाँ एग्जामिनर भी बता रहा है कि सर V इज इक्वल टू आई आर, बच्चे सही लगा रहे हैं, वोल्टेज यहाँ पे 12 ले रहे हैं, करंट निकालने के लिए रेजिस्टर 400 ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं यार, जब वोल्टेज टोटल ले रहे हो तो 400 ओम में हो या मतलब पूरे सर्किट में एक ही करंट होगा ना, तो यू आर रिक्वायर्ड टू यूज द टोटल रेजिस्टेंस which is going to be 700। तो अब आप जो है इस तरीके से एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है आपको, आपका जो करंट आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 0.017 एम्पियर्स। मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को क्लियर हो जाती। अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं। सीरीज सर्किट की बात कर रहे थे, हमने तीनों बातें कर ली, ठीक है। अच्छा, मैं सीरीज सर्किट करा चुका हूं। मेरी यहां पे एक छोटी सी प्रैक्टिस है कि मैं सीरीज सर्किट की कराने के बाद ना सीरीज के कुछ एक दो सवाल करा देता हूं, ठीक है। एक दो ज्यादा नहीं, एक आध दो सवाल करा देता हूं, जस्ट कि यार हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हो जाए सीरीज के हवाले से। फिर हम जो है बात को पैरेलल में मूव करेंगे। तो मैं यहां पे एक क्वेश्चन बस आपको करा दूंगा सीरीज का, दैट इज मे जून 2023, क्योंकि इसमें जरा कुछ अंडरस्टैंडिंग है जो इंटरेस्टिंग है। सर ये 12 वोल्ट की बैटरी है एंड दिस इज अ परफेक्ट सीरीज सर्किट, ठीक है। द रीडिंग ऑन द एमीटर 1 इज 0.25। वोल्ट मीटर 1 की रीडिंग इसने बताई हुई है 3 वोल्ट्स। एमीटर 2 में कितनी रीडिंग आएगी? अगर ये सर एमीटर 1 की रीडिंग 0.25 है तो एमीटर 2 की रीडिंग भी 0.25 होगी, एमीटर 3 की रीडिंग भी 0.25 एम्पेयर होगी। फिक्स है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, तीनों की रीडिंग हमेशा क्या होगी? सेम होगी। वोल्ट मीटर 2, अगर टोटल वोल्टेज 12 है, अभी सीरीज में देखा वोल्टेज डिवाइड होता है, अगर ये कंपोनेंट 3 वोल्ट ले रहा है, अगर ये कंपोनेंट 3 ले रहा है, तो हमने अभी पढ़ा कि सर टोटल वोल्टेज सारे वोल्टेजेस का सम होता है। सीरीज की बात हो रही है, अभी पैरेलल पढ़ा ही नहीं है, सीरीज ही पढ़ा। तो अगर ये 3 है तो डेफिनेटली दिस वुड बी 9, क्योंकि टोटल 12 है ना, तो 3 and 9 मेक्स 12, तो ये 9 वोल्ट्स हो जाए। ये है सीरीज का कॉन्सेप्ट। अब कैलकुलेट द रेजिस्टर आज रेजिस्टेंस। तो आपने कहा V इज इक्वल्स टू आई आर, रेजिस्टर R का वोल्टेज अभी आपने मुझे बताया 9 वोल्ट है, रेजिस्टर R का करंट 0.25। सुन ले मेरी बात को, सर मुझे इसकी रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो मुझे वोल्टेज इसका और करंट इसका। अब सीरीज में करंट सेम होता है तो इसका उसका तो है नहीं, सबका एक ही है। तो वोल्टेज में 9 यूज करूंगा, करंट इसी का 0.25 यूज करूंगा, डिवाइड करूंगा, हमारे पास 36 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगी एंड वो सेम रहेगी। रेजिस्टर रेजिस्टेंस की रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। रेजिस्टर अपनी रेजिस्टेंस पे रहता है, ओमिक कंडक्टर, ठीक है। अगले पार्ट में बोला स्टेट ओम्स लॉ, लास्ट लेक्चर लाजमी रिवाइज कर लीजिएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज कीपिंग फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, V इज इक्वल्स टू आई आर, फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। अभी इसका सवाल, क्योंकि फिलामेंट लैंप पे लिंक है ना, जरा अच्छा सवाल है, गौर कीजिएगा। यहां तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आई, 1-2 मिनट वीडियो को पीछे ले जाएं, दोबारा सुने।
Figure 6.2 shows a current voltage graph for a filament lamp. The battery is in figure 6.1 is replaced with a different battery which has a different EMF. The voltage across the lamp is 6 volt. Use data from the graph to determine the EMF of the second battery. सेकेंड बैटरी का EMF निकालना. अच्छा जी, आपने कहा सर V इज इक्वल्स टू आई आर. अब बैटरी रिप्लेस हो गई. अब ये 12 वोल्ट वाली नहीं है. सवाल की अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है. अभी कुछ और बैटरी है, वो मुझे नहीं पता, उसी का EMF निकालना है. पर मुझे ये पता है कि लैंप में कितना वोल्टेज आ गया, 6 वोल्ट. तो सबसे पहले तो ग्राफ देख के लैंप के वोल्टेज की मदद से लैंप में करंट निकालोगे आप. दैट इज 0.35 एम्पियर्स. अब सर्किट में वोल्टेज तो नहीं पता, बट मुझे क्या क्या पता है, मुझे मेरी इंफॉर्मेशन अब नए सर्किट की क्या है. अब नया सर्किट है सर, वो सारी वर्किंग भूल जाए, वो पहले पार्ट की हो गई. नया सर्किट है, इसका वोल्टेज नहीं पता. इस सर्किट के वोल्टेज बैटरी लगाने के बाद लैंप को 6 वोल्ट मिल रहा है और सर्किट में करंट है 0.35. ये मैंने ग्राफ को देख के निकाल लिया. अगर वोल्टेज 6 है तो 0.35 और सीरीज सर्किट में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो हम अब इसका वोल्टेज निकाल लेते हैं और दोनों को ऐड करेंगे तो EMF आ जाएगा. मेरे पास रेजिस्टर R की रेजिस्टेंस है और मैंने कहा था रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती. वोल्टेज हमें नहीं पता, करंट हमारे पास 0.35 है और रेजिस्टर R की रेजिस्टेंस हमें पता है दैट इज 36. तो जब मैं 36 मल्टीप्लाई बाय 0.35 करूंगा तो मेरे पास जो वोल्टेज वैल्यू आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 12.6 वोल्ट्स. तो मेरे पास इसका वोल्टेज कितना आ गया, 12.6. इसका हमें ऑलरेडी पता है दैट इज 6. दोनों को ऐड करूंगा तो EMF आ जाएगा 12.6 प्लस 6, क्योंकि टोटल वोल्टेज इज द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज सीरीज सर्किट में. तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 18.6 वोल्ट्स. एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज द आंसर. योर आंसर इज स्टेटेड इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो आंसर को 2SF में ही दीजिएगा, ठीक है. ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज सर्किट की. अच्छा, अब यहां से एक क्वेश्चन और देखेंगे, छोटा सा बुक में हमारी है, ठीक है. उससे भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और डेवलप हो जाएगी, फिर हम पैरेलल पे मूव करेंगे. फिगर 17.8 shows a resistor of values 2, 4, 6, 2, 4 and 6. Calculate the combined resistance of 3 resistors. This is a series circuit. तो 2, 4 and 6. तो पार्ट ए में टोटल रेजिस्टेंस विल बी 2 + 4 + 6. दैट इज गोइंग टू बी 12 ohms. Calculate the combined resistance. What is the current measured in ammeter 1 and 2? मैंने कहा था टोटल रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज यूज करेंगे. V इज इक्वल्स टू IR. वोल्टेज हमारे पास 6 है, रेजिस्टेंस हमारे पास 12 है, तो करंट आ जाएगा. अच्छा, क्योंकि मैं टोटल वोल्टेज यूज कर रहा हूं तो आई एम यूजिंग टोटल रेजिस्टेंस. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. वो करंट हमारे पास 0.5 एम्पियर्स है. वो हर जगह पे इसमें पूछे, इसमें पूछे, इसमें पूछे, क्योंकि टोटल वोल्टेज है तो टोटल रेजिस्टेंस, आंसर सेम आएगा. सब पे करंट एक ही होता है. अच्छा, पार्ट सी, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर. अच्छा, V इज इक्वल्स टू IR. सबसे पहले 2 ओम वाले पे बात कर लेते हैं. 2 ओम वाले का वोल्टेज निकालना है. करंट इज गोइंग टू बी 0.5 एंड रेजिस्टेंस इज 2, तो 1 वोल्ट आ गया. 4 ओम वाले रेजिस्टर में वोल्टेज इज निकालना है. करंट इज गोइंग टू बी 0.5, रेजिस्टेंस इज 4, 2 वोल्ट आ गया. 6 ओम वाले पे वोल्टेज हमें निकालना है. करंट इज 0.5, रेजिस्टेंस इज 6, 3 वोल्ट आ गया. 3 + 2 5 and 6. आंसर इज करेक्ट. तो ये नोट्स में मैंने सवाल बड़े इंपॉर्टेंट डाले हुए होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बड़ी बनाते हैं, ये बड़े जरूरी सवालात हैं. अच्छा, अब आ जाए सर बात को आगे बढ़ाते. अब सर इतना अच्छा सीरीज पढ़ लिया है, लेट्स मूव ऑन टू आवर लवली पैरेलल सर्किट. Let's forget about series for some time and let's move on to the parallel circuit. सर सेम कंपोनेंट थे, सेम चीजें थी, अभी पैरेलल में कनेक्ट की. अभी सर्किट क्या है, हर ब्रांच अलग अलग. तो अब
अपनी अपनी सर्किटरी ब्रांच में कोई एक कंपोनेंट खराब भी हो जाए तो बाकी दोनों अपना चलते रहेंगे। सीरीज पैरेलल के यही फायदे थे। तो ये तो वो लेवल्स में तो बहुत बाद में आए हो, पहले तो बचपन से सीरीज पैरेलल पढ़ रहे हैं ना 7th क्लास से कि यार सीरीज में एक कंपोनेंट ब्रेक, करंट रुक जाता है, पैरेलल में कोई एक कंपोनेंट अगर खराब हो जाए बाकी अपना चलते रहते हैं। तो ये आ गया सीरीज और पैरेलल। अब इसमें 4-5 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वही कंपोनेंट सीरीज में क्या कर रहे थे 0.3, पैरेलल में करंट कितना है 3.3, बहुत ज्यादा है, 10 टाइम्स से भी ज्यादा। सबसे पहली चीज कि सर पैरेलल की हर ब्रांच में, पैरेलल की हर ब्रांच में अगर ये 18 वोल्ट बैटरी दे रही है तो हर ब्रांच में वोल्टेज 18 वोल्ट ही होगा। तो पैरेलल की हर ब्रांच में एवरी ब्रांच gets the same voltage that is equal to the total voltage या EMF। क्लियर है बात? दूसरी बात, करंट टोटल है 3.3, इसको मिल रहा है 1.8, इसको मिल रहा है 0.9, इसको मिल रहा है 0.6। 1.8 प्लस 0.9 प्लस 0.6 आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.3। तो टोटल करंट हर ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। टोटल करंट हर ब्रांच में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो टोटल करंट इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल करंट्स। ये बातें भी क्लियर होगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट 20 का था, एक 30 का था और एक 10 का था लैम्प, तो पैरेलल में कंबाइंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली नहीं निकल सकती। हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होता है 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली नहीं निकल सकती। Resistance is the reciprocate sum of all individual resistances. तो 1 divided by 30 plus 1 divided by 20 plus 1 divided by 10, that is going to be, जो आंसर आएगा मेरे पास वो 1/R total का आएगा। वो आंसर 1/R total का आएगा। हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो जब फाइनल आंसर हमारे पास आएगा दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 5.45, जिसको मैं इनवर्स करना भी कहता हूं कि आप इन तीनों को ब्रैकेट में डाल के, कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होती है टू द पावर -1, इनवर्स कर दें सेम वैल्यू आ जाती है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल एक तो सिग्निफिकेंटली लो होती है। कहां सर सीरीज में 60 ओम रेजिस्टेंस, कहां सर 5.45, वो कितना बड़ा फर्क है। तभी पैरेलल का टोटल करंट सीरीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लो, बिकॉज करंट के पास अलग अलग रास्ते हैं। एक चार्ज ने सब में से गुजर के नहीं जाना, वो अपना अपना थोड़ा थोड़ा गुजर के जाएगा। दैट वुड बी दैट। आई होप दिस मेक्स सेंस। तो सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज डिवाइड। पैरेलल में वोल्टेज हर ब्रांच में सेम एंड करंट इज डिवाइडेड। सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड होके आ जाती थी। पैरेलल में वोल्टेज रेजिस्टेंस रेसिप्रोकेट सम से आती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं एंड देन विल कंक्लूड दिस लेक्चर, दिस वन। कंबाइंड रेजिस्टेंस एंड देन द वर्किंग्स, थोड़ी सी उनकी रिलेटेड, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां देखेंगे, कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द टू रेजिस्टर। आपने कहा सर 1/R टोटल विल बी इक्वल टू, पैरेलल में तो 1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6 आंसर नहीं होगा, दैट इज गिविंग मी
फाइनल वैल्यू 1/r टोटल की, दैट इज 1/2। रेसिप्रोकल करेंगे तो कंबाइंड रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ohms की आई। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर? पैरेलल है सर, तो हर ब्रांच में वोल्टेज सेम रहेगा। यहां पे हमारे पास दोनों में 6 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पैरेलल में हर ब्रांच में वोल्टेज सेम रहता। कैलकुलेट द करंट मेजर्ड बाय A1 एंड A2। अच्छा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर वोल्टेज हर ब्रांच में सेम है, यहां पे करंट 2 500 में टूटेगा एंड देन यहां पे वो टोटल हो जाएगा। तो A2 जो है ना वो टोटल करंट है क्योंकि वो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है ना। तो A2 के लिए V इज इक्वल टू IR ही लगाऊंगा, वोल्टेज में 6 लूंगा बट रेजिस्टेंस में टोटल लूंगा, क्योंकि टोटल करंट के लिए हमेशा टोटल रेजिस्टेंस ली जाती है, वो मैंने आपको अभी बताया भी। तो जो A2 वाला करंट है ना दैट इज 3 एम्पियर्स, और A1 वाला करंट जो है वो 6 ओम वाला रेजिस्टर का है। तो मैं V इज इक्वल टू IR ही लगाऊंगा, वोल्टेज इसमें भी 6 ही जा रहा है बट इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है बेटा, 6 है। तो करंट विल बी 1 एम्पियर इन दिस। इसमें जो करंट होगा 1 एम्पियर होगा। अच्छा, अगर इसका भी निकालते तो V इज इक्वल टू, वोल्टेज इसका 6 था, डिवाइडेड बाय 3 करते तो इसका 2 आता। तो वो 2 और 3, 2 और 1 मिला के 3 ही हो रहे हैं, वो कहीं से मसला नहीं है। बट मैं वैसे बता रहा हूं, टोटल करंट अगर डायरेक्ट यहाँ पे एमीटर लगाओ ना कहीं पे बैटरी के साथ, तो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज यूज होता है। इंडिविजुअल पे फिर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस और उनका अपना वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में सेम है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई पैरेलल सर्किट की। इसकी फिक्र नहीं करें, अभी बहुत सवाल इसके करने हैं। व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ पैरेलल सर्किट? तो एडवांटेजेस क्या हैं कि ईच कंपोनेंट रिसीव्स सेम वोल्टेज। दूसरा क्या है, इफ वन कंपोनेंट ब्रेक्स other circuit keep on working। और इसके डिसएडवांटेज क्या है, बैटरीज गेट कंज्यूम्ड फास्टर। अगर बैटरी को पैरेलल में लगाऊंगा तो वो जल्दी कंज्यूम हो जाती। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक सीरीज पैरेलल की अंडरस्टैंडिंग हो गई। इट इज अगेन अ वेरी गुड लेक्चर। यहां से सर कंबाइंड रेजिस्टेंस तो हम लोग कर लेंगे, बट यहां पे जो आप लोगों से जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसने यहां तक का लेक्चर देख लिया है, अब वो गूगल पे जाएगा sarmadame.com पे। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, यहां पे रुकना नहीं है। सबसे ज्यादा ये, यहां पे रुके तो काम खराब हो जाए। रिकॉर्ड लेक्चर्स पे जाके जब आप ओ लेवल्स पे क्लिक करेंगे, सर्किट लॉगिन तो करना पड़ेगा आपको क्योंकि आपकी आईडी है। sarmadame.com पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी है, जिसने नहीं बनाई और अभी तक देख रहा है तो वो बड़ा परेशान हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वाले काम पे चले हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वाले काम पे पासवर्ड्स पे क्लिक करके ये इलेक्ट्रिसिटी पासवर्ड वाली जो वर्किंग है ना, ये लाजमी देखिएगा, क्योंकि यहां से बिल्कुल हमारे पास डिटेल में जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इससे वर्किंग से रिलेटेड। ठीक है, ये 1 घंटा 24 मिनट की वीडियो है। दिस इज एक्सट्रीमली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लाजमी, इसमें सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इसमें मैंने शुरू में थोड़ा रिवीजन भी कराया था। ये बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आपने लाजमी देखनी है। ठीक है, बैटरीज गेट कंज्यूम इजियर, सर्किट गेट ओवरलोडेड एज वेल। तो ये लाजमी वीडियो अभी देखनी है इस लेक्चर के बाद। आपकी जो मेरा टेस्ट है, डेफिनेटली टेस्ट के लिए भी, क्योंकि अगर कोई मेरा स्टूडेंट है तो यहाँ पे मैं एक टेस्ट लेता हूँ, दैट इज टेस्ट नंबर 3। तो वो अभी आप लोगों की तैयारी यहाँ तक की वर्किंग से होगी। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर गाइस।